Good morning, students. How are you all doing? I hope you all are doing good. We just wait for 1 minute more to let other students to join. Then we'll begin with today's session. So I hope जो हमने कल डिस्कस किया था उसको आपने थोड़ा रिवाइज किया होगा आफ्टर द क्लास. हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ा था, टैक्स इवेजन के बारे में पढ़ा था, टैक्स अवॉइडेंस के बारे में पढ़ा था. गुड मॉर्निंग मनिंद्र. आज हम ट्राई करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस डिफरेंट जो हमारे पर्सन है, दैट इज कंपनी, HUF, AOP, BOI, इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस हम खत्म कर लें और हम एग्रीकल्चर इनकम से स्टार्ट कर लें. ठीक है, ट्राई करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम भी हम खत्म कर लें. ठीक है. गुड मॉर्निंग सृष्टि. गुड मॉर्निंग शशांक. गुड मॉर्निंग आर्नव. अगर आपको कोई भी बीच में चीज समझ नहीं आती है तो प्लीज आप जैसे अभी मुझे विश कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, आप इसी चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं. ठीक है. ओके, सो इट्स 9:03. लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. गुड मॉर्निंग साहिल. तो आज हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. जो हमने कल डिस्कस किया था उसको रिवाइज करेंगे. रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF हम आज डिस्कस करेंगे. रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम भी हम डिस्कस कर लें. ओके. सो कल हमने टैक्स अवॉइडेंस के बारे में पढ़ा था, टैक्स इवेजन के बारे में पढ़ा था, टैक्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था और टैक्स प्लानिंग के बारे में भी हमने पढ़ा था. ठीक है. तो टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस होता है जब आप लॉ में, दैट इज IT एक्ट का जो हमारा लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें जब आप लूप होल्स निकालते हैं यानी कि कमियां निकालते हैं और उन कमियों को यूज करके आप टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, टैक्स कम करने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस. आई होप कल का जो हमने पढ़ा था वो आपको याद होगा. आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइक अ रिविजन फॉर यू. बच्चों देखो, आपको अभी ये जो बुक की प्रॉब्लम है, बुक जो है अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपकी थर्ड सेमेस्टर की इनकम टैक्स की PDF अवेलेबल है हमारी SOL वेबसाइट पे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें से आप स्टडी कर सकते हो. ठीक है. क्योंकि अभी पर्सनल टैक्स प्लानिंग की ऐसे एज सच कोई बुक अवेलेबल नहीं है, तो और SOL की वेबसाइट पे भी अपलोडेड नहीं है. तो आप फिलहाल के लिए अपना थर्ड सेमेस्टर की जो इनकम टैक्स की बुक है उसमें से ये चीज़ें जो है पढ़ सकते हो. ये चीज़ें सिमिलर ही हैं, बस एक एडिशन है कि प्लानिंग कैसे करनी है, तो वो आप क्लास में अच्छे से सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उसके बाद उनको एग्जाम के लिए रिवाइज कर लेना. ठीक है. अब हम ट्राई करेंगे कि जो आपकी पर्सनल टैक्स की बुक है वो जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए, बट अगर नहीं होती है तो प्लीज़ सेमेस्टर 3 की इनकम टैक्स की बुक जो है उसको डाउनलोड कर लो और उसमें से स्टडी कर लो. ठीक है. गुड मॉर्निंग सिमरन. तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था टैक्स अवॉइडेंस, है ना, क्लियर है. उसमें क्या होता है कि आप लॉ में लूप होल्स निकालते हो, कमियां निकालते हो और उनको यूज करते हो अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए. ठीक है. उसके बाद है हमारा टैक्स इवेजन. टैक्स इवेजन क्या होता है? इट इज इलीगल मेथड जब हम ट्राई करते हैं इलीगली अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने का, दैट इज टैक्स इवेजन. ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या था हमारा कि हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स को ओमिट कर दिया, यानी कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया. ठीक है. या फिर हमने मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करे.
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अपने ऑफिस में हाउस रेंट अलाउंस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं कि मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरा रेंट इतना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट। आपने क्या किया, अपने टैक्स को बचाने के चक्कर में आप रेंट पे नहीं रह रहे थे और आपने नकली डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कर दिए, ठीक है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, टैक्स इवेजन, क्योंकि आप जो है एक इलीगल तरीके से अपने टैक्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टैक्स इवेजन के लिए कल हमने एक केस भी डिस्कस किया था। क्या था वो केस, कि एक मिस्टर एक्स थे, उन्होंने अपनी हरियाणा वाली कंपनी में काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन पेपर्स पे दिखाया कि वो असम में काम कर रहे थे, असम वाली फैक्ट्री में काम कर रहे थे, है ना, जो कि गलत है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पेपर्स पे लिखा है कि वो असम में काम कर रहे हैं, बल्कि इन रियलिटी वो हरियाणा में काम कर रहे हैं। टू गेट द डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80 IE उन्होंने पेपर्स बनवाए असम के, लेकिन वो काम हरियाणा में कर रहे थे, तो वो इलीगल तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये क्या था, टैक्स इवेजन था, ठीक है। गुड मॉर्निंग दिव्यांशु। इसके बाद हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ये मैंने बहुत छोटे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी थी। आई होप ये तीनों जो चीजें हैं आपको क्लियर है। प्लीज मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट के बारे में इसके बाद हमने डिस्कस किया था। टैक्स मैनेजमेंट में क्या क्या आता है कि हम अपनी रिटर्न्स को, आईटी रिटर्न्स को टाइमली फाइल करें, अपने अकाउंट्स को, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हमें ऑडिट कराना पड़ेगा तो अपने अकाउंट्स को टाइमली ऑडिट करवाएं, ठीक है, और टीडीएस को डिडक्ट करें ऑन टाइम, ठीक है। टीडीएस पता है सबको, टैक्स एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी में से पहले ही टैक्स कट जाता है, ठीक है। सो दिस वाज टैक्स मैनेजमेंट, ताकि हमें कोई आगे पेनल्टी ना फेस करनी पड़े, हम अपनी फाइलिंग और अपनी ऑडिटिंग को ऐसे मैनेज करके चलें, ठीक है, दैट इज टैक्स मैनेजमेंट। इसके बाद हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में डिस्कस किया था। रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस किया था। गुड मॉर्निंग कुसुम। तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने क्या डिस्कस किया था, इंडिविजुअल कैन बी अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट, राइट। और अगर वो रेजिडेंट है तो वो हो सकता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट या वो हो सकता है नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, राइट। तो उसके लिए पहले एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में क्लासिफाई करने के लिए वी हैड 2 बेसिक कंडीशंस, राइट। कौन कौन सी कंडीशंस थी हमारी वो, एक तो था कि 182 डेज या उससे ज्यादा अगर कोई पर्सन रहा है प्रीवियस ईयर में, है ना, और सेकंड कंडीशन क्या थी, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड इन टोटल 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। आई होप कि ये दोनों कंडीशन आपको क्लियर होंगी। बेसिक कंडीशंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेसिक में से हमें सिर्फ एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी होती है, तो हम रेजिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। और जब हम रेजिडेंट बन जाते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट हमें क्या पूछती है कि आप क्या हो, क्या आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या आप क्या हो, एक नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ROR और नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हम बोलते हैं RNOR, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन क्लियर है सबको। इसके बाद हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी थी, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जहां पर बेसिक कंडीशन 1 को ही सिर्फ हम कंसिडर करेंगे, बेसिक कंडीशन 2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे इन एक्सेप्शंस में, है ना। तो पहले क्या थी, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और सेकेंड क्या था, अगर कोई मेंबर ऑफ क्रू बन के जा रहा है इंडियन शिप का, तो हम उस कंडीशन में सिर्फ बेसिक कंडीशन 1 देखेंगे, ठीक है। और एक और क्या था हमारा एक्सेप्शन, कि एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया विजिट करने आता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस केस में भी हम क्या देखेंगे कि वो 182 डेज से ज्यादा रहा है या नहीं रहा है, ठीक है। सिमरन, इन दोनों बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन फिल होनी चाहिए, ठीक है। शशांक, वो अमेंडमेंट है जो आगे हम पढ़ेंगे, उसमें वो सिर्फ इंडियन ओरिजिन वाले लोगों के लिए है
जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं या इंडिया विजिट करने आए हैं, इंडियन सिटीजन हैं, और वो इंडिया से 15 लाख से ज्यादा अगर पैसे कमा रहे हैं, तब हम देखेंगे क्या वो 120 दिन इंडिया में रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ 365 डेज इन प्रीवियस 4 इयर्स रहे हैं या नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ROR और RNOR बनाने के लिए 2 एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करना सीखा था। तो पहली हमारी कंडीशन कौन सी थी एडिशनल कंडीशन में? दैट ही हैज टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। यानी कि अगर हम इस चार्ट के उससे समझे तो हमारा relevant previous year is 2020-21, राइट? इसके ऊपर के जो 10 प्रीवियस ईयर्स हैं, इनमें अगर कोई पर्सन 10 में से 2 प्रीवियस ईयर्स में भी रेजिडेंट बन जाता है हमारा, तो उसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने? सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी ही हैज टू बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के पीछे जो 7 और साल हैं, उसमें इन टोटल हम 730 डेज जो है इंडिया में रिसाइड कर रहे हो, तभी हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, बेसिक कंडीशन किसके लिए है? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनाने के लिए। बेसिक कंडीशन में से हमें एक सेटिस्फाई करनी है तो हम रेजिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, और एडिशनल कंडीशन किस लिए है? एक रेजिडेंट को क्लासिफाई करने के लिए, क्या वो ROR है या वो RNOR है। ठीक है, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है एडिशनल वाली, विच इज 2 out of 10 previous years and total of 730 days in preceding 7 years, preceding 7 previous years, ये दोनों कंडीशन एडिशनल कंडीशंस हैं। अगर कोई पर्सन इन दोनों को सेटिस्फाई करता है तो वो ROR बनता है, दैट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अगर वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है एडिशनल वाली, तो वो ROR नहीं बनता है। ठीक है, वो RNOR बनेगा। ठीक है, क्लियर है? एडिशनल में दोनों सेटिस्फाई करनी है ROR बनने के लिए, बेसिक जो है उसमें से एक सेटिस्फाई करनी है रेजिडेंट बनने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ROR और RNOR के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ROR की ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगता है, दैट इज कि वो इंडिया से पैसे कमा रहा है या वो कहीं और कंट्री से पैसे कमा रहा है, आउटसाइड इंडिया से पैसे कमा रहा है। ROR की सारी ग्लोबल इनकम पर टैक्स हम लोग लगाएंगे। ठीक है, इंडिया लगाएगी। बट RNOR के केस में क्या होता है? सिर्फ जो इनकम वो इंडिया से कमा रहा है, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी, नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है ना, तो हमारी गवर्नमेंट उसकी सारी इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती है, सिर्फ उस इनकम पे टैक्स लगाती है जो उसने इंडिया से कमाई होगी। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट थी। इसमें क्या था, हमने अभी एक्सेप्शन में पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है और वो इंडिया विजिट करने आता है, तो हम उस केस में देखेंगे कि वो सिर्फ 182 डेज से ज्यादा रहा है या नहीं रहा है ना, ये एक्सेप्शन में हमने पढ़ा था। लेकिन अमेंडमेंट क्या आई कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, वो इंडिया विजिट करने आता है और वो 15 लाख से ज्यादा रुपए हमारी कंट्री से कमा रहा है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या वो प्रीवियस ईयर में 120 डेज रहा है इंडिया में और उसके प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज रहा है, तब हम उसको क्या बना लेंगे, डीम्ड टू बी इंडियन रेजिडेंट। ठीक है, तब उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, उसे हम बना लेंगे डीम्ड टू बी इंडियन रेजिडेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ HUF। ठीक है, ये सब जो था, ये सब कंडीशंस जो है बेसिक वाली और एडिशनल वाली, ये चल रही थी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ इंडिविजुअल के केस में। ठीक है, इंडिविजुअल पता है सबको, नॉर्मल जो हम लोग हैं सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर जो पर्सन है जो अपना कुछ काम कर रहे हैं वो भी, तो नॉर्मल इंडिविजुअल। HUF क्या है? एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक बिजनेस चल रहा है। ठीक है,
सबने पढ़ा होगा HUF के बारे में बिजनेस स्टडीज में कि एक फैमिली मिलकर जो है एक बिजनेस कर रही है, जिसका हेड कौन होता है, फैमिली का हेड, जिसका नाम होता है कर्ता। ठीक है, तो HUF का हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि HUF का प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है। एक बिजनेस जो कि HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है, वो जो है कहाँ से कंट्रोल और मैनेज हो रहा है? अगर होली इन इंडिया से पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तो हमारी HUF क्या बन जाएगी? रेजिडेंट। ठीक है, अगर होली आउटसाइड इंडिया है, यानी कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है बाहर से किया जा रहा है, सब कुछ बाहर हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी? HUF एक नॉन रेजिडेंट। ठीक है, और अगर आपको ऐसा दिखता है कि पार्टली इन इंडिया है, पार्टली आउटसाइड इंडिया है, यानी कि कर्ता जो है वो बाहर से मैनेज कर रहा है, इंडिया के बाहर से, और बाकी लोग इंडिया के अंदर से मैनेज कर रहे हैं, दैट इज पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया से मैनेजमेंट हो रहा है हमारे बिजनेस का, तो उस केस में भी हमारी HUF क्या बन जाती है? रेजिडेंट बन जाती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। HUF के केस में HUF को रेजिडेंट बनाने के लिए हमें क्या देखना है कि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, इस बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से किया जा रहा है। होली इन इंडिया का मतलब है कि पूरे तरीके से इंडिया से मैनेजमेंट और कंट्रोल किया जा रहा है, तो एक HUF बन जाएगी रेजिडेंट। अगर हमें दिखता है कि होली आउटसाइड इंडिया है, यानी पूरा मैनेजमेंट बाहर से किया जा रहा है, बिजनेस भी बाहर है, सब कुछ बाहर है, तो वो बन जाएगा एक नॉन रेजिडेंट। ठीक है, और अगर हमें दिखता है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इन इंडिया से हो रहा है और पार्टली आउटसाइड इंडिया से किया जा रहा है, तब भी हमारी HUF क्या होती है? एक रेजिडेंट कंसिडर की जाती है। क्लियर है ये तीनों पॉइंट? तो आपको HUF के केस में सिर्फ क्या याद रखना है कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कहाँ से किया जा रहा है। के बाद जो होता है आपको याद रखना है कि जो हमारा रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, यानी कि ROR और RNOR, जो कि हमारे रेजिडेंट के आगे की बाइफिकेशंस है, ये एप्लीकेबल होती हैं सिर्फ इंडिविजुअल के केस में और HUF के केस में। ठीक है, बाकी किसी में ये फर्दर बाइफिकेट नहीं होता है। अगर एक कंपनी है वो या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी, अगर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी सिर्फ। ठीक है, एक फर्म है तो वो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। लेकिन अगर एक HUF है या एक इंडिविजुअल है ना, जो हमने अभी डिस्कस किया इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल और HUF के केस में एक रेजिडेंट जो है फर्दर बाइफिकेट होता है ROR और RNOR के बीच में। ठीक है, तो इंडिविजुअल के केस में हमने एडिशनल कंडीशंस पढ़ी एक रेजिडेंट को ROR और RNOR बनाने के लिए। ठीक है, HUF में भी एडिशनल कंडीशंस होती हैं। आपका HUF जब एक रेजिडेंट बन जाता है उसके बाद हमें देखना है क्या ये HUF ROR है या ये HUF RNOR है। ठीक है, तो इस केस में भी 2 एडिशनल कंडीशंस होती हैं जो कि इंडिविजुअल से मिलती जुलती होती हैं। आप देखो क्या लिखा है हमारी स्लाइड में। एडिशनल कंडीशन ए क्या है हमारी? कर्ता हैज बीन अ रेजिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. That means ये हमने सेम कंडीशन जो है इंडिविजुअल के केस में पढ़ी थी, लेकिन इसमें क्या चेंज है कि कर्ता के बारे में देखा जा रहा है। कर्ता कौन है? जो फैमिली बिजनेस का हेड है, फैमिली का हेड है, उसका नाम है कर्ता। ठीक है, तो कर्ता जो है, अगर सिर्फ कर्ता की बात हो रही है जो कि हेड है, अगर वो 2 out of 10 प्रीवियस ईयर्स जो है इंडिया में रेजिडेंट है, तो हम नेक्स्ट कंडीशन भी चेक करेंगे विच इज द सेम कि उसे 730 डेज रहना है 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अगर वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, सिर्फ कर्ता की बात हो रही है, बाकी कोई फैमिली मेंबर को इसमें कंसिडरेशन में नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ कर्ता की बात हो रही है एडिशनल कंडीशंस में कि अगर कर्ता जो है 2 out of 10 प्रीवियस ईयर्स में इंडिया में रेजिडेंट है, उसके साथ साथ 730 डेज वो रहता है या उससे ज्यादा रहता है इन प्रीसीडिंग 7 years इन इंडिया,
तो वो बन जाती है HUF एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, HUF भी क्या बन जाती है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर है? और अगर वो इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है या फिर एक भी नहीं सेटिस्फाई करता है तो वो बनता है RNOR, यानी कि हमारी HUF बन जाती है RNOR। ठीक है, एडिशनल कंडीशन में इट इज मैंडेटरी टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस टू बिकम ROR। ठीक है, एंड इन बेसिक कंडीशंस आपको इंडिविजुअल के केस में सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, बेसिक कंडीशन HUF में अलग है, आपको याद होगा अभी हमने पीछे डिस्कस किया। HUF में क्या है, हमें चेक करना है एक HUF का यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रही है। ठीक है, अगर उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से की जा रही है तो HUF इज अ रेजिडेंट इन इंडिया। अगर उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया से की जा रही है देन HUF इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर पार्टली इंडिया से हो रही है पार्टली आउटसाइड इंडिया से की जा रही है देन द HUF विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, और जब एक HUF रेजिडेंट बन गई उसके बाद जो है फर्दर उसको ROR और RNOR में क्लासिफाई किया जाएगा, जिसमें कि उसके कर्ता को देखा जाएगा कि कर्ता अगर 2 साल 10 में से प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स जो कि 10 साल थे उनमें से अगर 2 साल वो रेजिडेंट था और उसके साथ साथ वो 730 डेज और मोर इंडिया में रहा है प्रीसीडिंग 7 इयर्स में, तो वो बन जाएगा ROR, यानी कि हमारी HUF बन जाएगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, क्लियर है सबको HUF के बारे में? इसके बाद जो है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी आ जाता है। तो अभी तक हमने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल और HUF के बारे में डिस्कस किया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप Q&A बॉक्स में लिख दो, फिर वील मूव फर्दर, हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी जो है उसको डिस्कस करेंगे। आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज राइट इट डाउन, नहीं तो फिर वील मूव टू रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। Okay. So now we'll move to residential status of a company. कंपनी मैंने आपको बताया था 2 टाइप की होती है सिर्फ, एक होती है इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो जब कोई कंपनी इंडियन कंपनी है यानी कि वो इंडिया की ही कंपनी है तो वो ऑलवेज क्या होगी, रेजिडेंट इन इंडिया, एंड इंडियन कंपनी इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, क्या बोल रहे हो शिवेक? Additional condition 2 years and 720 days are same, then why they both are different points? Because the condition 1 says that you have to be a resident in 2 years. ठीक है, 10 साल में से 2 साल आपको रेजिडेंट होना है। ठीक है, रेजिडेंट की कंडीशन पढ़ी थी हमने ऊपर 182 डेज वाली और 60 डेज प्लस 365 डेज। ठीक है, 720 डेज में क्या है, आपको पिछले 7 साल में टोटल 720 डेज रहना है, किसी में रेजिडेंट नहीं बनना है, आपको टोटल 720 डेज रहना है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक साल में आप 100 दिन रहे, फिर उसके अगले साल में जो है आप 182 डेज रहे, उसके अगले साल में आप 50 दिन रहे, तो इन टोटल आपको 720 डेज रहना है सेकेंड एडिशनल कंडीशन में। उसमें आपको रेजिडेंट नहीं बनना है बल्कि आपको इन टोटल 730 डेज रहना है। हाँ खुशी, आप इनकम टैक्स की बुक को कंसिडर करो। ठीक है, उसमें से ही आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी में क्या पढ़ा अभी हमने कि अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है तो इट विल ऑलवेज बी अ रेजिडेंट इन इंडिया,
ठीक है, उसका स्टेटस क्या है, इट इज अ रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, अब फॉरेन कंपनी में दो केस हमने लिए हैं यहाँ पे, अगर इस फॉरेन कंपनी का जो टर्नओवर है, ठीक है, इन प्रीवियस ईयर वो 50 करोड़ से ज्यादा है, ये कंपनी 50 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा रही है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है इंडिया में है या नहीं है। ठीक है, अगर इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जहां से ये मैनेज की जा रही है वो प्लेस इंडिया में ही है, तो ये बन जाएगी रेजिडेंट। ठीक है, दोबारा सुनो, अगर एक फॉरेन कंपनी है, वो जो है उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, वो 50 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा रही है, तो हम चेक करेंगे फटाफट कि क्या इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पोएम बोलते हैं, उसका मैनेजमेंट का प्लेस जो है क्या वो इंडिया में है। अगर वो इंडिया में है, इंडिया से मैनेज की जा रही है ये फॉरेन कंपनी, ठीक है, तो ये बन जाएगी एक रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, और थर्ड केस क्या है हमारा, फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से लेस है, यानी कि एक फॉरेन कंपनी है जो कि 50 करोड़ से कम पैसे कमा रही है प्रीवियस ईयर में, तो इट विल ऑलवेज बी अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो कंपनी के केस में आपको समझ आ गया, अगर कोई इंडियन कंपनी है इट विल ऑलवेज बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, 50 करोड़ से ज्यादा होने का मतलब है कि आप उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी चेक करोगे। ठीक है, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, इंडिया से मैनेज किया जा रहा है, तो ये कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर होता है एक फॉरेन कंपनी 50 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा रही है पर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, ठीक है, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं होता प्रीवियस ईयर में, तो ये नॉन रेजिडेंट बन जाती। ठीक है, और अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, then it will always be a non-resident in India। फिर इस केस में हम इसका place of effective management check नहीं करेंगे। ठीक है, the next topic is residential status of a firm, association of person, body of individual या फिर artificial juridical person। ये जो हमारे चार कैटेगरीज हैं जो पर्सन की डेफिनेशन में हमने डिस्कस करी थी, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, इनमें भी सेम हम चेक करेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से किया जा रहा है। एक फर्म है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली फ्रॉम इंडिया किया जा रहा है, पूरे तरीके से इंडिया से मैनेज हो रही है और कंट्रोल हो रही है, तो दिस पार्टनरशिप फर्म विल बिकम अ रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज डन होली आउटसाइड इंडिया, दैट इज पूरे तरीके से बाहर से मैनेज की जा रही है, then this partnership firm will become a non-resident in India. And if the control and management of affairs of a partnership firm is done partly from India and partly from outside India, then also the partnership firm will become a resident in India। ठीक है, ये हमने HUF के केस में सेम चीज डिस्कस की थी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनाने के लिए। तो AOP, BOI, फर्म, AGP, इन सब केसेस में भी हमारी यही कंडीशन है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से किया जा रहा है किसी पार्टनरशिप फर्म का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का या फिर आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन का, तो वो रेजिडेंट इन इंडिया है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया से किया जा रहा है टोटली, तो ये क्या है, ये फर्म बन जाएगी हमारी एक नॉन रेजिडेंट। ठीक है, एंड इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज डन फ्रॉम पार्टली फ्रॉम इंडिया एंड पार्टली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो ये क्या बन जाती है हमारे लिए एक रेजिडेंट। ठीक है, इंडिया से थोड़ा सा भी कनेक्शन है, पार्टली दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड और मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया, देन आल्सो दिस फर्म और दिस AOP और BOI विल बिकम अ रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अगर इंडिया से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे कि पूरे तरीके से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया से किया जा रहा है, देन दिस फर्म विल बिकम अ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इन केसेस में भी आपको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करना है। HUF के केस में भी आपको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करना है रेजिडेंट बनाने के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल के केस में 2 बेसिक कंडीशंस थी, वो चेक करनी है, उनमें से एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है,
क्लियर है जो अभी हमने सारे रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करे हैं? अब देखो ये सब जो था हमने जो पहले पढ़ा दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, जो आपने पहले शायद पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, ये सेम चीजें थी। लेकिन इसमें जो डिफरेंट चीज है दैट इज टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस बाय एन इंडिविजुअल। यानी कि आपको टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है। आपने रेजिडेंशियल स्टेटस तो निकाल लिया कि कोई पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उसकी इनकम पे कितनी इनकम बन रही है उसकी टोटल, कितने पे टैक्स लगेगा। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगेगा। अगर वो एक नॉन रेजिडेंट है या फिर RNOR है तो उसकी उस इनकम पे टैक्स लगेगा जो कि उसने इंडिया से कमाई है। ठीक है, ग्लोबल इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या था? टैक्स प्लानिंग हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। क्या होता है टैक्स प्लानिंग? जब हम ट्राई करते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने की लॉ के अकॉर्डिंगली बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ डिडक्शंस, है ना, एग्जेम्पशंस, रिबेट्स, अलाउंसेस, इन सब का यूज करके लीगली हम लोग अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, वो होता है टैक्स प्लानिंग। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के केस में आपको टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल्स हु आर विजिटिंग इंडिया ऑन अ बिजनेस ट्रिप or in some other connection should not stay in India for more than 181 days in the year and not more than 364 days in the preceding 4 years to enjoy non-resident status। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर एक कोई पर्सन है वो बिजनेस ट्रिप पे इंडिया आ रहा है, ठीक है, उसको कुछ काम है यहाँ पे बिजनेस का तो वो इंडिया आ रहा है। अब उसको जो है ट्राई करना है कि वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट ना बने। ठीक है, और वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे नहीं बनेगा? अगर वो इंडिया में 182 डेज से कम रहता है तो हम उसको रेजिडेंट नहीं बना सकते हैं। या फिर सेकंड कंडीशन जो है कि जिस साल वो आया प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज से कम रहे और उसके प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 365 डेज से कम रहे। ठीक है, तो हम उसे यहाँ का रेजिडेंट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, कुछ आ रहा है समझ में? आपको अपना टैक्स लायबिलिटी कम करना है। ठीक है, आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं बनना चाहते हो। ठीक है, अब जो लोग यहीं पे रह रहे हैं उनके पास तो ऑप्शन नहीं है ना कि वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं बन सकते, बट ऐसे लोग जो बाहर से इंडिया आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि एक पर्सन बिजनेस ट्रिप पे आ रहा है इंडिया, उसे कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम है इंडिया में, तो उसे क्या ट्राई करना चाहिए कि वो 182 डेज से कम इंडिया में रहे, यानी कि 181 डेज रहे या 180 डेज रहे, ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए। या फिर सेकंड कंडीशन जो है उसे 60 डेज से कम रहना है ना, और प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज से कम रहना है, तब हमारी गवर्नमेंट ऐसे पर्सन को रेजिडेंट नहीं बना पाएगी। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्या है? If an individual is in India for more than 364 days during the 4 preceding years, then he should avoid staying in India for more than 59 days in a year। अब ये कह रहे हैं कि सेकंड केस में कि एक पर्सन है, उसने अपने 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो है कैलकुलेट करे, ठीक है, कि मैं कितने साल इंडिया में रहा, तो इन्होंने बोला कि उसका टोटल आ रहा है अराउंड 364 डेज विच इज लेस देन 365 डेज। ठीक है, तो अब उसको उसके साथ साथ क्या ट्राई करना है, या फिर अगर उसका 365 डेज भी टोटल आ रहा है तो उसको क्या ट्राई करना है, क्योंकि इस कंडीशन में एक और कंडीशन थी, वो क्या थी कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा अगर हम रहे हैं तभी हम रेजिडेंट बनेंगे, और उसके साथ साथ प्रीवियस 4 इयर्स में 365 डेज। तो हमने क्या किया, हमने चेक किया, हम प्रीवियस 4 प्रीसीडिंग जो 4 इयर्स थे हमारे, उसमें हम लोग 365 डेज रह गए हैं। ठीक है, अब हम पैनिक करने लगे कि अब तो हम 365 डेज रह गए, तो इस पॉइंट का अगला क्या था पार्ट कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा हम रहे हो तब भी रेजिडेंट बनेंगे। अब हमने क्या किया, इस वाले प्रीवियस ईयर में जो कि था, इसमें हम सिर्फ 59 डेज रहे, हम 60 डेज रहे ही नहीं, तो हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है, जो हमारा IT डिपार्टमेंट है, वो हमें रेजिडेंट प्रूव कर ही नहीं पाया क्योंकि हम 60 डेज से कम रहे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आपको अपनी टैक्स
आपको अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस की जो है ऐसे प्लानिंग करनी है, ऐसे इंडिया में आपको अपने दिन प्लान करने हैं कि जो आपको हमारा आईटी डिपार्टमेंट है या जो हमारी गवर्नमेंट है वो आपको रेजिडेंट प्रूफ कर ही ना पाए। ठीक है, आप रेजिडेंट बनो ही ना। अगर आप रेजिडेंट नहीं बनते हो तो आपकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स नहीं चार्ज कर पाएगी इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Similarly, Indian citizen or a person of Indian origin should plan their trip such that not more than 181 days will fall in 1 year. ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी जिसमें क्या था, एक पर्सन जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है या फिर एक जो पर्सन है वो क्रू का मेंबर बन के जाता है इंडियन शिप में, और थर्ड क्या था, कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो कि इंडिया विजिट करने आया है। इन लोगों को ट्राई करना चाहिए, इनके लिए सिर्फ फर्स्ट सिचुएशन वैलिड है रेजिडेंट बनाने के लिए, ये एक्सेप्शंस थी क्योंकि, है ना, इन लोगों के लिए सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन देखनी है। तो इन लोगों को क्या ट्राई करना चाहिए कि वो 181 डेज रहें या उससे कम रहें इंडिया में, सो दैट हमारी गवर्नमेंट उनको रेजिडेंट ना बना पाए। ठीक है, तो ये हो रही है हमारी टैक्स प्लानिंग in relation to residential status। आ रहा है सबको समझ? A non-resident should not receive any income directly in India. Even if the business is controlled directly from India, he should receive income outside India। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपका जो कोई नॉन रेजिडेंट है उसकी, हमने क्या पढ़ा अभी कि इंडिया से जो वो इनकम कमाता है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम पे हम टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि वो हमारा रेजिडेंट नहीं है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। बट एक नॉन रेजिडेंट जो इंडिया से इनकम कमा रहा है उसके ऊपर तो हम टैक्स लगा सकते हैं। तो हमें क्या ट्राई करना है कि यहाँ से जो हम इनकम कमा रहे हैं उसको हम कहीं और रिसीव करें, मतलब हम यहाँ के लोगों को बोले कि हमें यहाँ इनकम मत दो, इंडिया में मत दो इनकम, ताकि इंडिया वालों को पता ही ना चले कि मैं कुछ यहाँ से इनकम कमा रहा हूँ। हम उसे किसी और अकाउंट में लें, उसके बाद उस अकाउंट से हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? अगर आप इंडिया से कोई इनकम कमाते हो डायरेक्टली तो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। ठीक है, next is similarly a non-ordinary resident should receive his income outside India which is earned outside India and from a business controlled outside India। और अगर आप एक RNOR हो यानी कि नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो आप रेजिडेंट तो हो लेकिन आप नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। इस केस में आपको क्या करना है, अगर आप कोई इनकम बाहर से कमा रहे हो, ठीक है, तो आपको उस इनकम को बाहर ही रिसीव करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आप वो उनको बोलो कि मुझे इंडिया में ट्रांसफर कर दो आप पैसे, नहीं, क्योंकि आप एक RNOR हो, आप आधे टाइम इंडिया में रहते हो, आधे टाइम आप बाहर रहते हो, है ना। तो आप ट्राई करो कि आप वो इनकम इंडिया में रिसीव ना करो, वो इनकम आप आउटसाइड इंडिया ही रिसीव कर लो। ठीक है, so this was tax planning with relation to residential status। ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, आई होप आपको क्लियर होंगे। ये सब जो है रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड है। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस समझ नहीं आएगा तो उसकी टैक्स प्लानिंग भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको क्लास में नहीं समझ आ रहा है तो एक बार ट्राई करो कि आप खुद उसको रिवाइज कर लो इस क्लास के बाद, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का समझ नहीं आएगा तो उसकी टैक्स प्लानिंग भी समझ नहीं आएगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अभी मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ तो आप लिख दो Q&A बॉक्स में, नहीं तो देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक which is tax incidence and slab rates for individuals। इसके बाद हमें एग्रीकल्चरल इनकम भी डिस्कस करना है। ओके, शीतल इज सेइंग इट्स क्लियर। ओके, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। एक हमारा टॉपिक है टैक्स इंसिडेंस। इसमें क्या होता है, शशांक, ROR के केस में हम लोगों के पास ये वाला ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि इंडिया के ही रेजिडेंट हैं, हम इंडिया में ही रहे हैं, तो
हमारे पास ये वाले ऑप्शंस नहीं होते हैं, बट हमारे पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं, दैट इज कि हम अपनी डिडक्शंस जो लॉ में लिखी गई हैं उनका यूज करें, कुछ एग्जेम्पशंस जो हमें दी जाती हैं उनका यूज करें, अलाउंसेस दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको यूज करके हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करें, ठीक है। आपको जैसे पता होगा कि ATC, ATCCD, ये वाली सारी डिडक्शंस होती हैं, इनमें आपको इन टोटल 1,50,000 की डिडक्शन दी जाती है गवर्नमेंट की ओर से अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, LIC में इन्वेस्ट करते हैं, कोई नेशनल जो एक सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इन सबकी इन टोटल आपको 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन दी जाती है, ठीक है। आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एडिशनल 50,000 की डिडक्शन दी जाती है। तो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के पास सिर्फ यही तरीका है अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने का कि वो इन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का यूज करे और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करे, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू टैक्स इंसिडेंट्स। टैक्स इंसिडेंट्स क्या होता है कि ये कुछ हमें ना केसेस दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि क्या हमारी इनकम इंडिया एक ROR के केस में टैक्सेबल होगी, NOR के केस में टैक्सेबल होगी, नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, या फिर नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। इन इंडिया की पहले हम बात करते हैं। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट को कुछ इनकम रिसीव हुई प्रीवियस ईयर में, ठीक है। या फिर डीम टू बी रिसीव का मतलब है गवर्नमेंट ने मान लिया कि आपको ये इनकम रिसीव हुई, ठीक है। तो ROR के केस में अगर कोई इनकम जो है हमें रिसीव होती है, ठीक है, इंडिया में, या फिर गवर्नमेंट मान लेती है कि हमें रिसीव हो गई है प्रीवियस ईयर में, तो ROR के केस में वो टैक्सेबल होगी। सेम इज विद NOR, अगर कोई इनकम जो है इंडिया में रिसीव की जा रही है तो NOR के केस में भी टैक्सेबल होगी, और अगर नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में है, वो भी इनकम कोई रिसीव कर रहा है, ठीक है, इंडिया में, तो वो उसके केस में भी टैक्सेबल होगी, ठीक है। देन वील मूव टू सेकेंड पॉइंट विच इज इनकम अक्रू और अराइज और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। यानी कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, हमें इनकम रिसीव हो रही थी इंडिया से, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि कोई इनकम जो है अराइज हो रही है इंडिया में, ठीक है, हमने कुछ काम किया, वहां से हमारी इनकम बन रही है कुछ, ठीक है। मैं एक बिजनेस चला रही हूँ, ठीक है, मैंने अपना सामान बेचा, तो ऑब्वियस बात है कि मुझे पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगी, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या है कि कोई इनकम अराइज हो रही है, या गवर्नमेंट को लग रहा है कि अराइज हो रही है, ठीक है, असली में अराइज हो रही है नहीं हो रही है, बट गवर्नमेंट को लग रहा है कि अराइज हो रही है, ठीक है। अगर इंडिया से ऐसी इनकम कमाई जा रही है तो ROR के केस में टैक्सेबल होगी, NOR के केस में भी टैक्सेबल होगी, और अगर नॉन रेजिडेंट इंडिया से कोई इनकम कमा रहा है तब उस केस में भी वो इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है। ये था हमारा इन इंडिया का प्रोसेस। इसके बाद है आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इनकम जो है, इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, बट इफ सच इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस, कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, यानी कि इनकम जो है वो अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, आ रही है आउटसाइड इंडिया से, लेकिन ये इनकम जो है ये आ रही है फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। देखो, आपको जो इनकम मिलनी थी वो कहाँ से आ रही है, एक ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन है जो कि इंडिया में सेटअप हुआ है, ठीक है, समझ आ रहा है। पहले इतना समझो कि एक बिजनेस है या एक प्रोफेशन है जो कि इंडिया में सेटअप है, ठीक है। अब इसकी जो इनकम थी वो आपको बाहर रिसीव हो रही है, आप बाहर हो, आप ROR ही हो, लेकिन आप बाहर रह रहे हो, थोड़े 1-2 दिन के लिए आप बाहर चले गए, ठीक है। अब वहां पर आपको जाकर ये इनकम रिसीव हो रही है, लेकिन अब आप ये सोचो कि ये बिजनेस और प्रोफेशन तो इंडिया में चल रहा है ना, इनकम भले ही आपको बाहर रिसीव हो रही है, तो वो ROR अगर आप हो उस केस में टैक्सेबल होगी, ठीक है। सेम इज विद NOR। अगर आप एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो, रेजिडेंट तो हो ना,
वो नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो लेकिन रेजिडेंट तो हो, तो सेम चीज जो है आपके RNOR के केस में भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, समझ आ रही है पॉइंट? अगर एक बिजनेस और प्रोफेशन है वो इंडिया में सेटअप है, उससे जो इनकम अराइज हो रही है वो आपको बाहर जाके अराइज हो रही है, बाहर मिल रही है, ठीक है, तो आप अगर ROR हो तो आपके लिए टैक्सेबल होगी, RNOR हो तो आपके लिए टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो तब आपके लिए ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, और एनी अदर केस में कोई और केस हो सकता है जहां से आपको इनकम रिसीव हो रही हो, तो वो जो है आपको याद रखना है, ROR के केस में तो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है, लेकिन RNOR जो है नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो अगर वो कोई इनकम जो है इंडियन बिजनेस या इंडियन प्रोफेशन से नहीं अर्न कर रहा है तो RNOR के केस में भी ये टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, और नॉन रेजिडेंट के लिए तो हम टैक्सेबल कर ही नहीं सकते। ठीक है, और लास्ट केस है हमारा पास्ट फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब कोई पर्सन था वो बाहर से जो है कुछ इनकम कमा के आया, ठीक है, अब वो हो सकता है अब वो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया हमारा, ठीक है, लेकिन उसने पहले कोई इनकम कमाई थी फॉरेन से। ठीक है, तो आप याद रखना कि ये इनकम ROR के केस में भी टैक्सेबल नहीं होगी, RNOR के केस में भी टैक्सेबल नहीं होगी, और NR के केस में भी टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि इस इनकम को वो बहुत पहले कमा कर लाया था। हो सकता है जहां से वो कमा कर लाया था वहां पर उसने ऑलरेडी टैक्स भर दिया हो, तो अब जो है जब वो इनकम हमारे पास है, ठीक है, तो ROR के केस में भी टैक्सेबल नहीं होगी, RNOR के केस में भी टैक्सेबल नहीं होगी, और NR के केस में भी टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, ये इंसिडेंस टैक्स इंसिडेंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इससे रिलेटेड वैसे क्वेश्चन आई डोंट नो कि आएगा कि नहीं आएगा, बट एक बार इसको रिवाइज कर लेना। इसमें जो मेन चीज है वो यही है, अगर कोई इनकम इंडिया से जो है अराइज हो रही है, ठीक है, या फिर इंडिया में रिसीव हो रही है, तो ROR और RNOR के केस में तो हमेशा ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, प्लस क्योंकि वो इंडिया से रिलेटेड है तो NR जो है उसके केस में भी वो टैक्सेबल की जाती है। ठीक है, और आउटसाइड इंडिया अगर कोई इनकम हमें मिल रही है लेकिन वो इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन से अराइज हो रही है, तब हम ये मानते हैं कि वो ROR और RNOR के केस में टैक्सेबल की जाएगी, लेकिन क्योंकि एक नॉन रेजिडेंट है वो बाहर ही रह रहा है तो उसके लिए ये इनकम टैक्सेबल नहीं की जाएगी। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स। तो ये सब तो आपने इनकम टैक्स में लास्ट सेमेस्टर में किया ही होगा, आई होप आपको याद भी होगा, कुछ कुछ क्लासेस अटेंड करी थी लास्ट सेमेस्टर में इनकम टैक्स की। स्लैब रेट्स जो है इंडिविजुअल्स के लिए देखे जाते हैं। सो स्लैब रेट्स में भी 3 बाइफिकेशंस होती हैं, दीज डिपेंड ऑन द एज ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, सो पहला जो है हम डिस्कस कर लेते हैं विच इज फॉर इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स। ठीक है, 60 ईयर्स के जो नीचे के इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए क्या स्लैब रेट होता है, देखो यहाँ पे अप टू 2.5 लाख अगर वो लोग कमा रहे हैं देन दे हैव टू पे 0 टैक्स, नील टैक्स। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 2.5 लाख है, ठीक है, 2.5 लाख है, और क्या नो मैम क्लासेस अटेंड नहीं करी है, स्लैब रेट्स के बारे में पता है कि नहीं पता है? अच्छा नहीं पता है तो चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको फटाफट, क्लास का टाइम हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, पहले सुनो, इंडिविजुअल के केस में 3 कैटेगरीज होती हैं फॉर स्लैब रेट्स। पहला होता है इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स, ठीक है, सेकेंड होता है इंडिविजुअल 60 टू 80 ईयर्स वाले जो होते हैं जिनको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं जो 80 ईयर्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी समझ में आ गई। अब देखो
जो इंडिविजुअल्स बिलो 60 इयर्स हैं उनके केस में क्या स्लैब रेट है, अप टू 2.5 लाख अगर उनकी इनकम है, देन द टैक्स दे हैव टू पे इज 0% विच इज निल. अगर कोई पर्सन 2.5 लाख टू 5 लाख की इनकम वाला है, देन दे हैव टू पे 5% इनकम टैक्स. ठीक है. उसके बाद जो है अगर उसकी इनकम 5 लाख टू 10 लाख है तो 20% जो है उसको इनकम टैक्स पे करना है. एंड इफ द इनकम इज अबव 10 lakhs then the individual has to pay 30%. ओके सिमरन, तो इंडिविजुअल हैज टू पे 30% ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, क्लियर है इतना. आपको ये याद रखना है कि एक पर्सन अगर 60 ईयर्स से कम वाला है उसके लिए एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, 2.5 लाख. यानी कि अगर वो 2.5 लाख इनकम वाला है तो उसको 0 टैक्स पे करना है. ठीक है, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स. ठीक है. देन वील मूव टू द सेकेंड कैटेगरी विच इज सीनियर सिटीजन्स. सीनियर सिटीजन्स कौन है, इंडिविजुअल्स ऑफ द एज 60 टू 80 ईयर्स, जिनकी एज क्या है 60 टू 80 ईयर्स है. ठीक है. उस केस में क्या होगा, अप टू 3 lakhs जो है, अगर ये सीनियर सिटीजन कमा रहा है देन अप टू 3 लाख रुपीज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. यानी कि 3 लाख रुपए अगर सीनियर सिटीजन की इनकम है तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है. ठीक है. उसके बाद अगर उस सीनियर सिटीजन की इनकम 3 लाख से 5 लाख है तो 5% टैक्स पे करना है. देन 5 लाख से 10 लाख है तो 20% टैक्स पे करना है. और अगर वो 10 लाख से ऊपर पैसे कमा रहा है तो उसको भी 30% टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है. ये था हमारे सीनियर सिटीजन के केस में, जिसमें कि एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, 3 लाख है ना. बिलो 60 इयर्स वालों के लिए एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख जिसमें उनको टैक्स नहीं देना है. जो कि हमारे सीनियर सिटीजन है उनके लिए है 3 लाख. ठीक है, एग्जेम्पशन लिमिट. और सुपर सीनियर सिटीजन जो हमारी लास्ट कैटेगरी है, जो कि लोग कौन से हैं, अबव 80 इयर्स. ठीक है, उनके लिए एग्जेम्पशन लिमिट है 5 lakhs. दैट मीन्स कि 5 लाख अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन कमा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स 0 लगेगा. ठीक है. देन 5 to 10 लाख अगर वो कमा रहे हैं तो 20% टैक्स लगेगा. एंड अबव 10 लाख अगर वो कमा रहे हैं तो 30% टैक्स लगेगा. ठीक है. तो आपको इसमें कुछ सिमिलर चीज दिख रही होगी तीनों केसेस में. 5 से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर द टैक्स रेट इज सेम विच इज 20 and 30% इन ऑल 3 केसेस. राइट. ओके. तो ये थी हमारी इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट्स थे. फिर आपने सुना होगा कि 2019 या 2020 में, नहीं 2020 में जो है नए स्लैब रेट्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे. सो इन रियल लाइफ वी हैव अ चॉइस कि या तो हम पुराने वाले स्लैब रेट्स को फॉलो कर लें या फिर हम नए वाले स्लैब रेट्स को फॉलो कर लें. ठीक है. तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा कि आपको कौन से स्लैब रेट्स यूज करने हैं तो आपको पुराने स्लैब रेट्स ही यूज करने हैं. ठीक है. आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि मिस्टर ए जिनकी एज है 45 इयर्स. ठीक है, उनकी इनकम है इतनी, इस पर टैक्स कैलकुलेट करो. अब बताओ अगर वो 45 इयर्स का है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा जो पर्सन 45 इयर्स का होगा. अच्छा, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो. मिस्टर ए हैं, वो 45 इयर्स के हैं, वो उनकी जो भी इनकम है, ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी में जो है आएंगे इन तीनों में से. 45 इयर्स का पर्सन कैटेगरी 1 में आएगा, 2 में आएगा कि 3 में आएगा. यस, वेरी नाइस, फर्स्ट में आएगा क्योंकि फर्स्ट में है बिलो 60 इयर्स के लोग. ठीक है. तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में लिखा होगा. हाँ जी, वेरी नाइस सिमरन. तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, लिखा होगा मिस्टर ए या फिर मिस्टर बी या फिर मिस्टर रोहित, मिस्टर मिस सिमरन, मिस्टर शशांक, कुछ भी ऐसे करके लिख देंगे और बोलेंगे एज इज 25 इयर्स, एज इज 20 ईयर, एज इज 55 ईयर. तो एज इज 82 इयर्स. 82 इयर्स वाले कौन से में आएंगे, सुपर सीनियर सिटीजन में. यस, वेरी नाइस.
चलो सब बच्चों को इतना तो क्लियर है कि कैटेगरी 1 में आएगा 45 इयर्स का बंदा। तो यही इनका मेन जो है यूज है कि क्वेश्चन इनको यूज करके कैसे करना है। ठीक है, एज दी जाएगी और बोला जाएगा टैक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अगर वो फर्स्ट उसमें फॉल करते हैं तो उनके लिए अगर उनकी इनकम 2.5 लाख है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, सेकंड में फॉल करते हैं तो अगर उनकी इनकम 3 लाख है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना है ना। और अगर वो थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे मैंने कहा 82 ईयर्स का कोई पर्सन है, ठीक है, तो उसको 5 लाख की अगर उसकी इनकम है तो उसको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो वो थे हमारे पुराने रेट्स। अब 2020 में जो नए रेट्स आए थे वो थे ये वाले न्यू टैक्स रेजीम। इसमें कहा गया कि आपको डिडक्शन और एग्जेम्पशन यूज नहीं करने दी जाएगी। आपको सिर्फ ये वाले, अगर आपको ये वाली रेजीम फॉलो करनी है तो आपका टैक्स रेट थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। लेकिन उस टैक्स रेट को कम करने का मतलब क्या है कि आपको जो दी गई एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस थी वो यूज नहीं करने दी जाएंगी। ठीक है, तो नए वाले रजीम में क्या है, अगर कोई पर्सन, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है तीनों कैटेगरीज के लिए, अगर आप इंडिविजुअल बिलो 60 इयर्स हो, 60 टू 80 इयर्स हो, या फिर 80 इयर्स एंड अबव हो, ये तीनों कैटेगरीज में एप्लीकेबल है जो ये न्यू टैक्स रजीम है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख है देन यू हैव टू पे नील टैक्स, दैट इज जीरो टैक्स। But if your income is 2.5 to 5 lakh, the tax rate is 5%. Okay. Then if the income is 5 lakh to 7.5 lakh, the tax rate is 10%. ठीक है, देन 7.5 से अगर 10 लाख आपकी इनकम है तो 15%। 10 लाख से ऊपर आप याद करो पिछले वाले स्लैब रेट में 10 लाख से ऊपर सबको 30% जो है टैक्स देना पड़ रहा था, राइट। 30% टैक्स दे रहे थे सब लोग 10 लाख से ऊपर जो थे, जिनकी इनकम थी पहले, है ना। लेकिन न्यू रेट्स में क्या किया गया, जिनकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख है उनको 20% टैक्स देना है। जिनकी इनकम 12.5 लाख टू 15 लाख है उनको 25% टैक्स देना है। और यहाँ पर जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है उनको 30% टैक्स देना है। ठीक है, पिछले केसेस में क्या था, जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर थी उनको 30% टैक्स देना था। बट इन द न्यू टैक्स रिजीम जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है उनको 30% टैक्स रेट देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स कि हमारी पुरानी और न्यू टैक्स रिजीम में कितना डिफरेंस है। बट न्यू टैक्स रिजीम का एक बैक पॉइंट क्या है कि इसमें हम लोग अपनी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, so these were the slab rates। अब हमारा एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक तो आज रह गया, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब एग्रीकल्चरल इनकम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये टैक्स लगता है एनुअली साहिल, इनकम टैक्स आपको एनुअली देना होता है। ठीक है, तो आई होप स्लैब रेट्स और ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी जो हमने आज डिस्कस करी। प्लीज इनको रिवाइज कर लेना। Then we'll discuss about agricultural income in the next session, next class, which is on next Saturday. ठीक है, टिल देन पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और इनकम टैक्स की जो थर्ड सेमेस्टर की बुक है उसको डाउनलोड करके एक बार अपना जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो अगर आपका कोई डाउट होगा तो वील टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ आई एम एंडिंग टुडेज क्लास। ठीक है, ध्यान रखिए अपना और वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।
कंचन जी प्लीज सेशन एंड कर दीजिए। ओके मैम। ओके, थैंक यू। जी।